नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुभाष। 1 अप्रैल 2022 को जजमेंट आई है। 2 जज का बेंच था। जस्टिस एम आर शाह ने ये जजमेंट लिखी है। एक बार फैक्ट समझ लेते हैं इस केस के। ये घटना है 4 दिसंबर 1980 फिरोजाबाद आगरा की। दोपहर 2 बजे सुभाष, प्रमोद और मुन्ना लाल और ये 3 और इंसान इनके साथ ये हरिओम की दुकान पर गए। इनके हाथों में छड़ी, हॉकी स्टिक और चाकू थे। इन्होंने दुकान पर जाकर राशन कार्ड इनके पास नहीं था, केरोसिन ऑयल और चीनी मांगी। जो दुकान पर काम करता था लड़का, बंगाली, उसी की मृत्यु हुई है। उसने वो देने से मना कर दिया, तो इन्होंने उनमें से इनमें से एक व्यक्ति ने उसको चाकू मार दिया, एक ने हॉकी स्टिक मारी। तो अब इन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। प्रमोद, मुन्ना लाल, सुभाष और 3 और लोग। एफआईआर में एलिगेशन लगा 147, 148, 323 और 324 का। 147 रॉयटिंग होता है जिसमें 2 साल तक की सजा है। 148 रॉयटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स है, इसमें 3 साल तक की सजा होती है। 323 सिंपल हर्ट है, इसमें 1 साल तक की सजा होती है। 324 हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स है, इसमें 3 साल तक की सजा होती है। अब ये इंसिडेंट है 4 दिसंबर 1980 का। 5 दिसंबर 1980 को असिस्टेंट डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने डाइंग डेक्लेरेशन रिकॉर्ड की बंगाली की हॉस्पिटल में। 4 जनवरी 1981 को, लगभग 1 महीने के बाद, बंगाली की मृत्यु हो जाती है। अब एक केस जो है वो सेशन कोर्ट का था। सुभाष पे आरोप लगा 148 और 302 आईपीसी का। प्रमोद और मुन्ना लाल पर 147, 149 और 302 इनका केस चला। प्रमोद और मुन्ना लाल को एक्विट कर दिया गया। सुभाष का ये केस है। सुभाष को कन्विक्ट किया गया और उनको उम्र कैद की सजा हुई। अब सुभाष जो है हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया गया। एक्विट मतलब बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि डाइंग डेक्लेरेशन में ये नहीं बताया है कि चाकू किसने मारा है, और बाकी गवाहों की गवाही में भी कॉन्ट्राडिक्शन है कि चाकू किसने मारा है। अब स्टेट जो है वो अपील में आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं स्टेट के वकील ने क्या कहा है। स्टेट के वकील सबसे पहले बोलते हैं कि हाई कोर्ट ने गलती की है ये फैसला सुना के। उन्होंने कहा कि डाइंग डेक्लेरेशन में साफ कहा गया है कि सुभाष मौजूद था और एक्टिव पार्टिसिपेंट था उस क्राइम में, इसलिए कन्विक्शन हो सकता है 302 और 149 के आधार पे। 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, इसमें अनलॉफुल असेंबली या भीड़, 5 या 5 से ज़्यादा लोग, या भीड़ का कोई भी अगर कोई भी क्राइम करे तो पूरी वो असेंबली उस क्राइम के लिए लाइबल होती है। एफआईआर में बताया गया है कि सुभाष ने ही चाकू मारा, सही सेक्शन यूज नहीं किया, 149 लगना चाहिए था। ये सब स्टेट के वकील बोल रहे हैं। हॉकी स्टिक से हमला किया है ये तो डाइंग डिक्लेरेशन में कहा है, और हाईकोर्ट ने कहा था कि हॉकी स्टिक से हमला हुआ है और बाकी 2 लोगों को एक्विट किया गया, तो 148 सेक्शन नहीं लग सकता। स्टेट के वकील बोलते हैं कि क्राइम करने वाले 6 से 7 लोग थे, चाहे 2 एक्विट हो गए हो और बाकियों के खिलाफ केस ना चला हो, फिर भी 148 सेक्शन लग सकता है। एफआईआर में कहा गया कि चाकू मारा है। डाइंग डिक्लेरेशन में बंगाली ने कहा है कि हॉकी मारी है। जिसने एफआईआर करवाई थी PW5 वो हॉस्टाइल हो गए, वो पलट गए। तो बेशक वो पलट गए हो तो एफआईआर पे यकीन ना करें, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन पे यकीन करना चाहिए। तो इसलिए 149 के आधार पे 302 में कन्विक्शन हो सकता है। अब स्टेट के वकील, सुभाष के वकील क्या बोलते हैं? सुभाष के वकील बोलते हैं कि मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन है गवाहों में। एफआईआर में चाकू है, डाइंग डिक्लेरेशन में कहा गया कि हॉकी से हमला हुआ है, तो हाईकोर्ट सही है ये फैसला देने में। चार्ज किया ही नहीं है 149 सेक्शन में, सिर्फ हॉकी का एलिगेशन है। चाकू किसने मारा ये डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं बताया है। हॉकी डेडली वेपन नहीं है उन्होंने कहा, क्योंकि 148 में था राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। फिर सुभाष के वकील बोलते हैं कि 3 के खिलाफ ही चार्जशीट थी, 2 एक्विट हो गए, तो 148 नहीं लग सकता। इन सब बातों का सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जवाब दिया है। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो नेक्स्ट डे रिकॉर्ड की गई इंसिडेंट के। तब तो कंडीशन सीरियस भी नहीं थी बंगाली की, तो कोई वजह नहीं थी कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो डाइंग डिक्लेरेशन में भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर सुभाष के वकील ये बोलते हैं कि जो हॉकी स्टिक है वो वेपन अभी तक रिकवर ही नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने कहा कि जो मृत्यु है वो 30 दिन के बाद हुई, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान।
सेप्टिसीमिया से। सेप्टिसीमिया में इन्फेक्शन बढ़ जाता है आपके ब्लड में बैक्टीरिया के बढ़ने से, तो इससे मृत्यु हुई। तो ये केस जो है वो 302 का नहीं है, उन्होंने कहा कि ये केस 304 पार्ट 2 आईपीसी में होना चाहिए। 304 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। इसको पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 में लाइफ सेंटेंस तक की सज़ा होती है या 10 साल तक की सज़ा होती है, पार्ट 2 में 10 साल तक की सज़ा होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को कैसे देखा और क्या क्या उन्होंने रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहले कि डाइंग डिक्लेरेशन में कहा है कि 6-7 लोगों ने हमला किया है, एफआईआर में कहा है कि 6 लोगों ने हमला किया है, सुभाष ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था क्राइम में। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि डाइंग डिक्लेरेशन पे डाउट करने की कोई वजह नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलते हैं कि जब चाकू से हमला हुआ था तो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करना ये एक समझदारी भरा कदम था, तो डाइंग डिक्लेरेशन पे भरोसा किया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट आके बोलते हैं कि चार्ज फ्रेम करते हुए 149 सेक्शन नहीं लगा हो, मतलब ये मेंशन नहीं हुआ, 302 और 148 ही लगा। अब जब अनलॉफुल असेंबली है, 148 में भी अनलॉफुल असेंबली में ही होता है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्टिव फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आगे 464 सीआरपीसी के बारे में बताते हैं। उस सेक्शन में कहा गया कि अगर चार्ज फ्रेम करने में गलती हो, जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता तब तक कोर्ट का निर्णय सही होगा। तो जो एक्यूज्ड है उनको फेलियर ऑफ जस्टिस साबित करना पड़ता है, सिर्फ चार्ज फ्रेम करना से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि 149 का चार्ज फ्रेम की गलती या लैंग्वेज के डिफेक्ट से कन्विक्शन गलत नहीं हो जाता। अगर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों और ऑब्वियस हो कि साफ पता चल रहा हो कि कौन से सेक्शन का क्राइम हुआ है, तो चाहे सेक्शन सही भी मेंशन ना हो वो सही है। तो जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो तब तक कन्विक्शन सही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट आके बोलते हैं कि 149 के इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाइड होते हैं कि 5 से ज़्यादा लोग थे, हॉकी स्टिक रिकवर चाहे ना हुई हो, ये वजह नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन पे भरोसा ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट आके बोलते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं किया कि चाकू किसने मारा, पर 6 में से किसी एक ने मारा। सुभाष उस समय उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा था जिसने वो क्राइम किया हो, चाहे रोल हॉकी स्टिक का ही उनका रहा हो, वो पार्ट थे उस अनलॉफुल असेंबली के, इसलिए उनको 149 सेक्शन के अंदर गिल्टी किया जा सकता है, 302 आईपीसी के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि 30 दिन के बाद डेथ हुई है तो ये 304 पार्ट 1 का केस हो सकता है। अब तो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने 302 से हटा के 304 पार्ट 1 में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब 148 आईपीसी के आर्गुमेंट्स पे आते हैं। उन्होंने कहा कि एक्यूज जो है वो 5 से कम थे तो इसलिए 148 नहीं लग सकता, ये बात सही नहीं है। शुरू से ही कहा गया कि 6 से 7 लोग थे हमला करने वाले, ठीक। अब सिर्फ 3 को चार्जशीट हुआ, उनमें से 2 एक्विट हुए, ये वजह नहीं हो सकती कि 148 सेक्शन ना लगे। 148 सेक्शन में आईपीसी में कहा गया है गिल्टी ऑफ राइटिंग, बीइंग आर्म्ड विद अ डेडली वेपन और एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस। तो राइटिंग जिसमें आप डेडली वेपन हो या फिर कुछ भी जिसको वेपन ऑफ ऑफेंस की तरह यूज किया जा सके। 146 आईपीसी में राइटिंग की डेफिनेशन है जिसमें कहा गया कि कोई भी भीड़ मतलब 5 या 5 से ज्यादा फोर्स या वायलेंस यूज करे, ठीक, उसको राइटिंग बोलेंगे। अब 6 से 7 लोग मौजूद थे, चाकू एक डेडली वेपन है, सुभाष उस भीड़ का पार्ट था, तो इन पे 148 सेक्शन लगना सही है, तो 148 का कन्विक्शन भी सही है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पार्ट 1, इसमें 10 साल की सजा और 5,000 जुर्माना, और 148 आईपीसी के अंदर 3 साल की सजा और 5,000 जुर्माना ये लगाया, और कहा कि अक्यूज है वो सरेंडर करें 4 हफ्ते के अंदर और बाकी सजा जो उनकी बची हुई है वो अपनी पूरी करें। तो ये थी हमारी क्रिमिनल लॉ पे इस हफ्ते की जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट के साथ आपके साथ होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।